ओके, तो हम बात करेंगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की अप्रोचेस के बारे में समझेंगे, जिसमें है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, उसके बाद आ जाती है पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच, अलग अलग अप्रोचेस के बारे में समझेंगे। ओके, और आप लोग हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कांटेक्ट करके 7986836931। ओके ओके, सो हम बात करेंगे जी पहले इंस्टीट्यूशनलिज्म के बारे में। तो पहले इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को समझेंगे। तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में हम ओल्ड इंस्टीट्यूशनल, न्यू इंस्टीट्यूशनल, हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तीन तरीके की अप्रोचेस हैं इंस्टीट्यूशनलिज्म में, हिस्टोरिकल, न्यू और आप कह सकते हैं कि ओल्ड। इसके अलावा आप कह सकते हैं और भी तरीके के इंस्टीट्यूशनलिज्म है, जैसे कि रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म है, ठीक है, हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म है, ओके, सोशोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म है। इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनके स्कॉलर्स वगैरह के नाम भी हम देखेंगे, सब कुछ, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नोट डाउन करनी है, ठीक है। ओके, पहले बात करते हैं जी ये इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या है और ओल्ड न्यू हिस्टोरिकल में क्या डिफरेंस है। ओके, तो ओल्ड इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या है? तो ओल्ड इंस्टीट्यूशनलिज्म इज एन अप्रोच टू स्टडी द पॉलिटिक्स दैट फोकसेस ऑन फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट। पहले इंस्टीट्यूशनलिज्म समझो। इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या है? तो इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या है, वो क्या करता है, वो स्टडी करता है किस चीज की? जो इंस्टीट्यूशंस है उसकी, ठीक है, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है। हम पढ़ क्या रहे हैं? हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की अप्रोचेस पढ़ रहे हैं, है ना। तो पहले ये समझो कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में एक अप्रोच का मतलब क्या होता है। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में किसी अप्रोच का क्या मतलब हुआ? अप्रोच को हिंदी में क्या कहते हैं? दृष्टिकोण, है ना, दृष्टिकोण। और दृष्टिकोण का मतलब क्या हो गया? एक पर्टिकुलर एंगल जिससे आप किसी चीज को देख रहे हो, एक पर्टिकुलर एंगल। दृष्टिकोण यानी कि एक दृष्टि का कोण, एक एंगल, एक पर्टिकुलर एंगल जिससे आप चीजों को देख रहे हो, उपागम कहा जाता है हिंदी में, दृष्टिकोण कहते हैं वैसे। तो दोनों वर्ड एक ही है। तो पर्टिकुलर एंगल जिससे आप चीजों को देख रहे हो। तो हम बात कर रहे हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की स्टडी की। अच्छा ठीक है, तो ये जो स्टडी की जाती है एक पर्टिकुलर एंगल से जब आप देखते हो तो आपको कहा जाता है कि ये आपकी अप्रोच है। और हमने इसमें स्टडी क्या करना है? कंपैरिजन इसमें करना है हमने, है ना, कंपैरेटिव स्टडी करनी है। तो जो इंस्टीट्यूशनलिस्ट होंगे वो क्या करेंगे? वो किस एंगल से देखेंगे पॉलिटिक्स को? इंस्टीट्यूशंस के एंगल से। और वो किसको कंपेयर करेंगे? इंस्टीट्यूशंस को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो जो ओल्ड इंस्टीट्यूशनलिज्म है वो क्या करता है? वो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस को कंपेयर करता है। फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस का मतलब ये कि पहली बात तो जो किसी कानून के साथ बनाए गए हो, किसी लॉ के साथ बने हो। दूसरा वो गवर्नमेंट के पार्ट हो, सिर्फ उन्हीं इंस्टीट्यूशंस की स्टडी। देखो समाज में गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए, कानून के द्वारा बनाए गए, इससे अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे कि आपका रिलीजन है, आपकी फैमिली है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी मैरिज है, ये सभी भी क्या है? इंस्टीट्यूशंस है। लेकिन जो ओल्ड इंस्टीट्यूशनलिज्म है वो क्या करता है? वो सिर्फ उन्हीं इंस्टीट्यूशंस की स्टडी करता है कंपैरेटिवली जो गवर्नमेंट ने बनाए हो, जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हो, ठीक है। न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या करता है? जो कि सोशियोलॉजिकल व्यू को फॉलो करता है। वो क्या करता है? वो सभी तरीके के इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करता है, चाहे उसे गवर्नमेंट ने बनाया हो चाहे ना बनाया हो, ठीक है, चाहे उसे कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया हो चाहे ना बनाया हो। यानी कि वो कौन किसकी स्टडी करेगा? वो उसमें आप कह सकते हैं कि आपकी पार्लियामेंट भी आ जाएगी, प्रेसिडेंट भी आ जाएगा, राइट्स भी आपके आ जाएंगे, ओके, आपका स्टेट भी आ जाएगा, साथ में इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन, आपका रिलीजन भी आ जाएगा। कास्ट का क्या इंपैक्ट है पॉलिटिक्स के ऊपर, उसकी भी वो कंपैरेटिव स्टडी करेगा। इंडिया में कौन सा सोशल इंस्टीट्यूशन है, इंडिया में जो रिलीजन है वो किस तरीके से इंपैक्ट करता है पॉलिटिकल सिस्टम को, यूएस में किस तरीके से करता है, वो ये ऐसे करके कंपैरेटिवली स्टडी करेगा। इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस को भी वो कंसीडर करेगा अपनी स्टडी में, ओके। अभी आगे ये डिटेल में आएगा। हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या है? तो हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या करता है? तो हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म स्टडी करता है। स्टडी कैसे करता है? मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूशन है, मान लीजिए पार्लियामेंट है, ये इंडिया की पार्लियामेंट है,
मैंने यूएस लिख दिया, चलो यूएस की पार्लियामेंट जिसे कांग्रेस कहते हैं, है ना, ये यूएस की पार्लियामेंट है कांग्रेस, यानी कि ये इंडिया की पार्लियामेंट है, ठीक है। हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या स्टडी करता है, दोनों का कंपेयर करेगा। कंपेयर कैसे, कि इंडिया में पार्लियामेंट किस तरीके से बनी, यूएस में पार्लियामेंट किस तरीके से बनी। तो हम इंडिया में आ जाते हैं। इंडिया में पहले 1813 का एक्ट आया, 1857 का एक्ट आया, 1866 का एक्ट आया, 1919 का एक्ट आया, 1935 का एक्ट आया। इस तरीके से धीरे 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 करके पार्लियामेंट विकसित होती चली गई लॉज के साथ, और 1947 में हमने पूरी अच्छी तरीके से पार्लियामेंट बनाई। ऐसे करके इस पैटर्न के थ्रू इंडिया में बनी। और यूएस में कैसे बनी, 1776 में आजाद हुआ देश। उसके बाद आप कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, बाद में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 1800 में बनाया गया कांग्रेस को। फिर इस तरीके से 2 सदन बनाए गए। आगे जाकर मान लो कुछ भी है, जो भी पैटर्न है, ये इसका पैटर्न है, ये इसका पैटर्न है, दोनों के पैटर्न्स को कंपेयर करता है हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म। ओके, तो ये बेसिक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अभी हम इन जनरल बात करते हैं कि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्या है, कैसे शुरू होती है, सब कुछ समझते हैं अच्छे से। तो इंस्टीट्यूशनलिज्म अप्रोच इज कॉल्ड ट्रेडिशनल अप्रोच। तो पहली बात तो क्या है कि सीपीए में कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस में जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है उसे क्या कहा जाता है जी, उसे ट्रेडिशनल अप्रोच में कंसीडर किया जाता है। पहली चीज, 1930s और 50s के टाइम में द स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड देयर इंटरेक्शन हैज बीन अ फोकस ऑफ एकेडमिक रिसर्च फॉर मेनी ईयर्स। तो ये भी बात याद रखो कि किस टाइम पे सबसे ज्यादा इस अप्रोच के द्वारा स्टडी हो रही थी, 30s और 50s के टाइम में। ओके, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस वाज द वर्क ऑफ जर्मन इकोनॉमिस्ट एंड सोशल थ्योरिस्ट मैक्स वेबर। ठीक है, मैक्स वेबर है, आप कह सकते हैं कि जो स्टार्ट करते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के थ्रू स्टडी करना, कंपेयर करना। ये हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि मैक्स वेबर ने किस इंस्टीट्यूशन को कंपैरेटिवली स्टडी किया, तो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को, ब्यूरोक्रेसी जो एक गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, उसे कंपैरेटिवली स्टडी किया। तो यहां से कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस शुरू होता है। एंड द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन क्रिएटेड बाय मींस ऑफ द आयरन केज, उनकी थ्योरी, इनमें हम नहीं जाएंगे, हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम से पढ़ेंगे। इन ब्रिटेन में और यूएसए में द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस डोमिनेटेड पॉलिटिकल साइंस अंटिल 1950s। तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच यूएस और ब्रिटेन में कब तक रहती है जी, 1950s तक। उसके बाद क्या होता है, इट वाज फॉलोड, इसके बाद क्या होता है, बिहेवियरल रेवोल्यूशन आता है, जैसे आपको पता है कि पॉलिटिकल थ्योरी में भी, विच ब्रोट न्यू पर्सपेक्टिव ऑफ एनालाइजिंग पॉलिटिक्स सच एज। कौन कौन सी फिर अप्रोचेस बाद में आई इस ट्रेडिशनल अप्रोच के बाद, मॉडर्न अप्रोचेस कौन कौन सी सामने आई, बिहेवियरल रेवोल्यूशन के बाद पॉजिटिविज्म, रैशनल चॉइस थ्योरी और बिहेवियरलिज्म। ठीक है, and the narrow focus on institutions was discarded as the focus moved to analyzing individuals rather than the institutions which surrounded them। तो क्या हुआ जी, बिहेवियरल रेवोल्यूशन के साथ क्या हुआ, बिहेवियरल रेवोल्यूशन में क्या हुआ, पहले हम इंस्टीट्यूशंस को कंपेयर किया करते थे, अभी ये बात होने लगी कि उस इंस्टीट्यूशन को रन कौन करता है। तो मान लो हमारे पास एक इंस्टीट्यूशन है कि प्राइम मिनिस्टर का पद, या आप कह सकते हैं कि पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट को रन कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। तो अभी प्राइम मिनिस्टर एज अ इंडिविजुअल के बिहेवियर की स्टडी की जाए, ना कि ये स्टडी की जाए कि प्राइम मिनिस्टर के पास कितनी पावर्स होती है, कितनी पावर नहीं होती। ये देखा जाए कि प्राइम मिनिस्टर किस तरीके से पावर को यूज करता है, उसके बिहेवियर की स्टडी होनी चाहिए। सो ये पॉइंट नोट डाउन कीजिए। पहला पॉइंट है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, जिसे कि एक ट्रेडिशनल अप्रोच कहते हैं। दूसरा पॉइंट, 1930s और 50s के बीच में इस अप्रोच के थ्रू स्टडी की जाती थी। तीसरी चीज, इसको रिप्लेस कौन करता है, बिहेवियरल रेवोल्यूशन आता है, जिसके साथ इसे रिप्लेस करके बाद में नई अप्रोचेज आ जाती हैं, जो कि है मॉडर्न अप्रोचेज, जिसमें है पॉजिटिविज्म, रैशनल चॉइस थ्योरी और बिहेवियरलिज्म। फिफ्थ पॉइंट, बिहेवियरलिज्म कैसे स्टडी करता है, वो इंस्टीट्यूशंस को रन करने वाले जो इंसान है उनके बिहेवियर की, इंडिविजुअल के बिहेवियर की कंपैरेटिव स्टडी करता है। तो इस तरीके से पॉइंट्स बना लिया करो। ठीक है, किसी भी आप कह सकते हैं कि जो भी आप यहां पे देखते हो, है ना। तो ये देखिए 5 पॉइंट्स हमने बना लिए इसके। ओके, सो नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनलिज्म के बाद न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म आता है। ओके, ठीक है, 1977 में
रिवाइव करता है विद एन इन्फ्लुएंशियल पेपर पब्लिश्ड बाय जॉन डब्ल्यू मेयर। अभी ये पहला पॉइंट है इस स्लाइड से लिखना है कि जॉन डब्ल्यू मेयर के आप कह सकते हैं कि ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड हिज पीएचडी स्टूडेंट, ये ब्रायन रोमन दोनों मिलकर एक पेपर पब्लिश करते हैं, ठीक है, जिससे क्या शुरू हो जाता है कि न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म शुरू हो जाता है 77 में। ये पहला पॉइंट नोट डाउन करना। इस अप्रोच को क्या नाम से जाना जाता है? न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म के नाम से। न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म और ओल्ड में क्या डिफरेंस है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। इन एकेडमिक लिटरेचर, ठीक है, अनदर सिग्निफिकेंट रिफॉर्मुलेशन occurred in 1980s when Paul डी मैगियो, अभी ये नाम याद रखिएगा, दूसरा नाम है पोल डी मैगियो, तीसरा नाम है वोल्टर डब्ल्यू पावल, ठीक है, कंसाइजली रिविस्टेड वेबर्स आयरन केज। वो क्या करते हैं जी, वेबर की जो थ्योरी थी आयरन केज की, ब्यूरोक्रेसी को स्टडी करने के लिए, उसको रिवाइज करते हैं, उसको दोबारा लिखते हैं, है ना, मतलब नई अप्रोच के साथ, ठीक है। द फॉलोइंग डेकेड्स, उसके बाद जो दशक आए, सो एन एक्सप्लोजन ऑफ लिटरेचर ऑन द टॉपिक अक्रॉस मैनी डिसिप्लिन्स। बाद में क्या है जी, अगले कुछ डेकेड्स में, अगले कुछ दशकों में इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के थ्रू अलग अलग डिसिप्लिन्स में, चाहे सोशियोलॉजी हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म सामने आता है, ठीक है। ओके ओके, तो ये इनकी बुक है डी मैगियो एंड पावल की बुक 1991 एंथोलॉजी इन द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। ओके ठीक है जी, यहां तक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या है? जो कि फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस को आप कह सकते हैं स्टडी करता है कंपैरेटिवली। न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या है? फॉर्मल एज वेल एज जो इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें भी स्टडी करता है कंपैरेटिवली। ये दोनों में डिफरेंस है बस। अभी इंस्टीट्यूशनलिज्म की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं ताकि अच्छे से हमें समझ आ जाए। और तो स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या करता है? स्टडी करता है इंस्टीट्यूशंस की स्ट्रक्चर की। कैन बी डिफरेंस बट द फंक्शन आर द सेम। पहली बात तो ये कि आप कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशंस और स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं और साथ में ये एक अजम्पशन पर बेस्ड है। अजम्पशन क्या है? अजम्पशन नहीं कहेंगे, आप कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि इनका एक ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन क्या है जी इनका एक, कि हो सकता है कि इंस्टीट्यूशंस या स्ट्रक्चर अलग अलग हो लेकिन फंक्शन सभी में सेम होंगे। कैसे देखते हैं? हो सकता है कि वहां पे पार्लियामेंट हो सकता है कि वहां पे कांग्रेस हो, ठीक है, हो सकता है वहां पे वेस्टमिनिस्टर सिस्टम हो, कोई और नाम हो। लेकिन मुझे एक बात बताइए, हर एक स्टेट में, हर एक देश में, देखिए कांग्रेस हो सकता है, उसका नाम पार्लियामेंट हो सकता है, वेस्टमिनिस्टर सिस्टम या पार्लियामेंट, कुछ और भी नाम ले लीजिए, कोई और नाम भी हो सकता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कुछ भी कह लीजिए, कोई नाम हो सकता है, स्ट्रक्चर अलग हो सकता है। लेकिन हर एक देश में ये सोचिए, ये बताइए कि क्या एक लेजिस्लेटिव एजेंसी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। हर एक देश में एक लेजिस्लेटिव एजेंसी होगी, चाहे उसका नाम कांग्रेस हो, पार्लियामेंट हो। तो कहते हैं कि स्ट्रक्चर अलग हो सकते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के होंगे, लेकिन कुछ फंक्शंस हैं जो हर एक जगह परफॉर्म किए जाते हैं। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल फंक्शन हर एक देश में परफॉर्म किए जाते हैं, चाहे अलग तरीके का स्ट्रक्चर हो, अलग तरीके कुछ हो। इसीलिए वो कहते हैं कि जो भी इंस्टीट्यूशन लेजिस्लेटिव फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है उन इंस्टीट्यूशंस को आपस में हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, उन इंस्टीट्यूशंस को आपस में हम कंपेयर करके स्टडी कर सकते हैं। तो ये इनकी पहली लाइन हो गई। दूसरी करेक्टरिस्टिक है कि इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये भी समझिए, इनके अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूशन ये किसे कहेंगे? उसे इंस्टीट्यूशन कहेंगे जिसे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसे लॉ के साथ बनाया गया हो, ठीक है, जिसे कानून के साथ बनाया गया हो। रिलीजन भी हो सकता है, पंचायत भी हो सकता है, खाप पंचायत भी हो सकता है। खाप पंचायत या पंचायत को क्या कानून के साथ बनाया गया है, लेकिन उसके पास पावर होती है, नहीं बनाया गया कानून के साथ, तो उसे ये स्टडी नहीं करेंगे, उसे ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानते, ठीक है। कैसे कैसे स्टडी करते हैं, इनके मेथड क्या है? तो पहला है इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड के साथ ये क्या करते हैं, दो आप कह सकते हैं इंस्टीट्यूशंस है अलग अलग देशों के, ये ए देश की पार्लियामेंट है, ये बी देश की पार्लियामेंट है, दोनों को ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। उसके बाद है जी दूसरा मेथड, लीगल मेथड।
लीगल मेथड में क्या किया जाता है, लीगल डॉक्यूमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया जाता है। मान लो जो पार्लियामेंट है हमारे पार्लियामेंट के बारे में कहाँ पर लिखा हुआ है, तो हमारी पार्लियामेंट के बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल 15 से लेके 20 तक, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 5 है। तो इस चीज को, इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को और दूसरे देश के कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रोविजंस को जो उस इंस्टीट्यूशन को पावर देते होंगे उसको स्टडी किया जाएगा, उनके लीगल डॉक्यूमेंट को स्टडी किया जाएगा। ठीक है। हिस्टोरिकल मेथड क्या बात करता है, तो ये एक्सप्लेन करता है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन कि कोई भी इंस्टीट्यूशन है, पार्लियामेंट है, इंडिया में कैसे बनी, उस देश में कैसे बनी। कंपैरेटिव मेथड क्या है, तो हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कुछ सिमिलैरिटीज और कुछ डिफरेंसेस उन इंस्टीट्यूशंस में। इंडिया की पार्लियामेंट और दूसरे देश की पार्लियामेंट में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इस चीज की स्टडी करता है कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, और ये है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। ओके, तो कुछ बुक्स है जी जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच से जुड़ी हुई है, जो आपने याद रखनी है। एरिस्टोटल की पॉलिटिक्स, आपको पता है कि 158 सिटी स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन को वो क्या करते हैं जी, कंपेयर करते हैं, है ना। ठीक है, तो ये एक जुड़ी हुई है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच से। मैकाइवली की द प्रिंस 1532 में पब्लिश होती है, ये भी इसी पर बेस्ड है। क्यों? क्योंकि वो इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पे स्टडी करते हैं, है ना, कि कौन से स्टेट का आप कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है बेस्ट है। मोंटेस्क्यू की बुक है द स्पिरिट ऑफ लॉज 1748। डी टोकविले की बुक है डेमोक्रेसी इन अमेरिका 35। बगेट की बुक है द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन 1867। सारी बुक्स के नाम लिख लेना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूशनल अप्रोचेस के साथ जुड़ी हुई बुक्स है। ओके, सो अभी बात करते हैं नियो इंस्टीट्यूशनलिज्म के बारे में। नियो या फिर न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या है वो हम समझते हैं। ओके, तो पहली बात तो ये एक तरीके का नॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशनलिज्म है। ठीक है, जो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म है ना, इसमें क्या क्या आता है, इसमें नॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशनलिज्म आता है नंबर 1, इसमें रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म आता है नंबर 2, हिस्टोरिकल 3rd, और उसके बाद क्या है, सोशियोलॉजिकल 4। ठीक है, तो ये 4 तरीके के जो इंस्टीट्यूशनलिज्म है, कंस्ट्रक्टिविज्म भी है। ठीक है, ये जो 4-5 तरीके के कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, ये किस में आते हैं, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म में आते हैं। ठीक है, ओके ओके, सो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म में सबसे पहले नॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशनलिज्म आता है। ठीक है, नॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशनलिज्म एक तरीके का सोशियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस का, एंड होल्ड्स दैट अ लॉजिक ऑफ एप्रोप्रिएटनेस गाइड्स द बिहेवियर ऑफ एक्टर्स विद इन एन इंस्टीट्यूशन। तो अभी एक चीज यहां पे समझो, तो एक लॉजिक ऑफ एप्रोप्रिएटनेस है। ठीक है, लॉजिक ऑफ एप्रोप्रिएटनेस क्या है, कि हर इंसान ये सोचता है कि किसी सिचुएशन में क्या चीज एप्रोप्रिएट होगी जो मुझे डिसीजन लेना चाहिए। एक इंस्टीट्यूशन में जब आप हो, नॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या है, नॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशनलिज्म ये कहता है कि इंस्टीट्यूशन में जिसके पास पावर होती है, जब वो डिसीजन लेता है तब वो एक लॉजिक ऑफ एप्रोप्रिएटनेस को फॉलो करता है कि जो भी मैं डिसीजन ले रहा हूं, पॉलिसी बना रहा हूं, क्या वो एप्रोप्रिएट है। और वो लॉजिक क्या बताता है कि कब एप्रोप्रिएट होगी, हर एक सिचुएशन में, हर एक कंडीशन में ये लॉजिक ऑफ एप्रोप्रिएटनेस वेरी करता है, वो हमें बताता है कि यहां पर क्या हमें करना चाहिए। ये नॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशनलिज्म है कि हम कुछ नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, जब इंस्टीट्यूशंस डिसीजन लेते हैं तो कुछ नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, और वो नॉर्म या फिर वो आप कह सकते हैं कि वो रूल क्या है, लॉजिक ऑफ एप्रोप्रिएटनेस। दोबारा समझिए, नॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशनलिज्म कहता है कि हर एक इंस्टीट्यूशन, आप कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन में हमारे पास जो भी पावर होती है, ठीक है, जो इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन में आपको पता है कि लोग ही डिसीजन लेते हैं। जब इंस्टीट्यूशन डिसीजन लेता है या लोग डिसीजन लेते हैं, तो वो क्या सोचते हैं, वो कुछ नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, यानी कि कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। रूल कैसे, कि जैसे कि लॉजिक ऑफ एप्रोप्रिएटनेस, कि कौन सी चीज किस सिचुएशन में एप्रोप्रिएट है, उस एप्रोप्रिएटनेस को फॉलो करते हुए ही वो डिसीजन लेते हैं। ठीक है,
ये प्रिडिक्ट करता है डेट द नॉर्म्स एंड फॉर्मल रूल्स ऑफ इंस्टीट्यूशन विल शेप द एक्शन ऑफ दोज एक्टिंग विद इन दैम। कोई इंसान है, एक प्राइम मिनिस्टर का पद है हमारे पास, प्राइम मिनिस्टर का इंस्टीट्यूशन है, उसे फॉलो कर उसे अभी आप कह सकते हैं कि कौन होल्ड करता है, उसे होल्ड करता है नरेंद्र मोदी। अभी नरेंद्र मोदी जब कोई डिसीजन लेते हैं तो वो फॉर्मल रूल्स को तो फॉलो करते ही हैं कि मेरी कितनी पावर है और मैं क्या डिसीजन ले सकता हूं। ठीक है, कुछ फॉर्मल रूल्स जब वो देखते हैं, हाँ जी ये डिसीजन मैं ले सकता हूं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, तो उस चीज को तो वो फॉलो करते ही हैं, फॉर्मल को। साथ ही साथ में वो एक इनफॉर्मल रूल है जो कि है कुछ नॉर्म्स और कुछ आप कह सकते हैं कि रूल्स इनफॉर्मली उन्हें भी फॉलो करते हैं। वो ये भी सोचते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा हुआ है कि ऐसे टाइम में मैं इमरजेंसी लगा सकता हूं, लेकिन क्या इमरजेंसी लगाना सही है कि गलत है? तो वो एक खुद का आप कह सकते हैं कि जो रैशनल आइडिया है, एक लॉजिक ऑफ अप्रोप्रिएटनेस है, नॉर्म्स हैं, उन्हें भी फॉलो करते हैं। ये कह सकते हैं कि उनके खुद के आइडियाज हैं, ये सोसाइटी में एक मेजोरिटी लोग जिसको फॉलो करते हैं वो आइडियाज हैं, वो नॉर्म्स हैं, जिसे वो होल्ड करता है जो पोजीशन, वो भी उसे फॉलो करता है। जो आप कैसे सिचुएशन के साथ मैच करते हो, जो आपको पावर दी गई है, एक तो आपके पास पावर है, दूसरी एक आपके पास सिचुएशन है। लॉजिक ऑफ अप्रोप्रिएटनेस क्या है कि उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप और उस नॉर्म्स को फॉलो करते हुए ही आप डिसीजन लेते हो। ठीक है, इसी तरीके से 10 नॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या है? व्यूज दैट मच ऑफ द बिहेवियर ऑफ इंस्टीट्यूशनल एक्टर्स, जो भी एक्टर इंस्टीट्यूशन के बिहाफ के ऊपर बिहेव करता है, उसका जो ज्यादातर बिहेवियर है इज बेस्ड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड सिचुएशन। एक रिकॉग्नाइज्ड सिचुएशन पे बेस्ड होता है कि इस टाइम पे किसी इंसान को क्या करना चाहिए। ठीक है, एक आप कह सकते हैं रिकॉग्नाइज्ड, आप कह सकते हैं कि सिचुएशन है, एक पहले से रूल बने हुए हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो इंसान को इमरजेंसी नहीं लगानी चाहिए, चाहे उसके पास पावर है। तो मतलब ऐसे करके कुछ रिकॉग्नाइज्ड सिचुएशन हो सकती है। डेट द एक्टर्स एनकाउंटर, जो भी एक्टर के सामने आती है, द आइडेंटिटी of the actors in the situation and the analysis by the actor of the rules that generally govern behavior for that actor in the particular situation। आप कह सकते हैं कि उसका उस सिचुएशन उसे रूल करती है कि उसे किस तरीके से डिसीजन लेना है। और आप कह सकते हैं ये रिकॉग्नाइज्ड सिचुएशन है, कुछ नॉर्म्स है वो भी उसे बताते हैं कि क्या करना। पहली चीज तो क्या, उसके पास एक लॉ है, वो उसे फॉलो करता है, लॉ को देखता है कि इस सिचुएशन में लॉ को किस तरीके से फॉलो किया जा सकता है, ये पहली चीज। और दूसरी चीज, कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ रूल्स हैं जो इनफॉर्मल रूल्स हैं, उन्हें भी वो फॉलो करता है। तो दोनों चीजों को कंसीडर करता है, तीनों चीजों को कंसीडर करता है। पहले तो है जो फॉर्मल रूल है एक चीज, इनफॉर्मल रूल है जो उसके खुद के बनाए हैं, ये रिलीजन है किसी भी चीज के, और तीसरी चीज है जो सिचुएशन है। तो ये है नॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशनलिज्म की कुछ नॉर्म्स को हम फॉलो करते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म। ठीक है, अभी आपको पता है कि रैशनल चॉइस थ्योरी क्या है इकोनॉमिक्स की। ओके, सो रैशनल चॉइस थ्योरी से हमें पता चलता है कि रैशनल चॉइस थ्योरी किस बारे में है। तो रैशनल चॉइस हमें थ्योरी बताती है कि जो कोई भी इंसान है, वो आप कह सकते हैं कि उसके पास जो जितने भी ऑप्शन होते हैं कोई डिसीजन लेने के लिए, तो रैशनली किसी एक ऑप्शन को वो डिसाइड करता है, चूज करता है ना, अपनी रैशनैलिटी यूज करते हुए, है ना। तो रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या है कि जो हमारी रैशनैलिटी है इसे कौन इन्फ्लुएंस करता है, तो इसे इन्फ्लुएंस करता है इंस्टीट्यूशन। बस ये इस तरीके से अभी समझते हैं क्या। तो इंस्टीट्यूशंस आर नीडेड टू स्टेबल द सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी में इंस्टीट्यूशंस क्यों जरूरी है? देखिए, प्लेटो की अगर हम जस्टिस की बात करें तो वहां पे एक जस्टिस में हमने पढ़ा था ना एक चीज कि क्या थी कि मतलब जो जस्टिस है वहां पे आप कह सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस जरूरी है, तभी एक जस्ट लाइफ आपकी होगी, है ना। तो अगर आपको सोसाइटी को जस्ट बनाना है या फिर आप कह सकते हैं सोसाइटी को वेल ऑर्डर्ड बनाना है, तो आपको सोसाइटी को स्टेबल बनाना पड़ेगा। और सोसाइटी को स्टेबल कौन बनाता है? इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस कैसे सोसाइटी को स्टेबल बनाते हैं? क्योंकि इंस्टीट्यूशंस है जैसे पुलिस का इंस्टीट्यूशन, ठीक है, लॉ का इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट है, ये सारे इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, हमारे जो आप कह सकते हैं कि नेचर है, हमारे जो आइडियाज हैं, हमारे जो फंक्शंस हैं, उन्हें क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। इसलिए सोसाइटी को ये क्या करके रखते हैं, स्टेबल बना के रखते हैं।
बिकॉज अकॉर्डिंग टू रैशनल चॉइस थ्योरी ह्यूमन इज रैशनल, ह्यूमन रैशनल है, एंड ही कैन रैशनली परस्यू हिज इंटरेस्ट। रैशनली आपका इंटरेस्ट है, मान लीजिए कि आपको एक पेपर करना है या कुछ भी करना है, तो आप रैशनली परस्यू कर सकते हो क्योंकि आप रैशनल बीइंग हो। लेकिन क्या है, बट इन दिस वे देयर शुड बी इंस्टेबिलिटी इन स्टेट, क्योंकि आप तो घर से निकल गए कि मुझे तो देखो ये चीज चाहिए, मेरा इंटरेस्ट है और मुझे अभी चाहिए, लेकिन हो सकता है कि दूसरों के लिए हार्म पहुंचाए ये। सो इंस्टीट्यूशंस आर नीडेड टू स्टेबल देम। आप कह सकते हैं कि जो एक्शंस हैं उन्हें स्टेबल एक पर्टिकुलर वे में आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि वहां पे इंस्टीट्यूशंस हो वो आपको बताए कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते इंटरेस्ट को परस्यू करते हुए। रूल्स उसके अभी वो कैसे हमें बताते हैं, रूल्स रेगुलेशंस के थ्रू। उनके रूल रेगुलेशन है जो कंट्रोल करते हैं हमें, और रूल रेगुलेशंस ही क्या है, इंस्टीट्यूशंस है। ठीक है, तो वैसे तो हम रैशनली हैं, रैशनल बीइंग है, कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ अपने ही बारे में ना सोचे जिससे इंस्टेबल हो सकती है सोसाइटी। तो इसलिए रूल रेगुलेशन जरूरी है जो हमें रेगुलेट करेंगे, जो हमें गाइड करेंगे हमारी रैशनैलिटी को, इसलिए इंस्टीट्यूशंस वहां पे जरूरी है। ओके ओके, तो दिस अप्रोच, ये अप्रोच कंट्रास्ट करती है विद नॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशनलिज्म से। क्यों नॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशनलिज्म से? क्योंकि नॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशनलिज्म आपसे क्या कहता है, तो नॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशनलिज्म ये कहता है कि ह्यूमन क्या है, ह्यूमन कुछ नॉर्म्स को फॉलो करता है, लेकिन ये कहते हैं कि ह्यूमन कोई नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता, वो अपना रैशनल मानता है अपने आप को और अपने अकॉर्डिंग कोई डिसीजन ले लेता है। ठीक है, और यहां पे नॉर्मेटिव क्या कह रहा था कि जो जो ह्यूमन है वो लॉ को कंसीडर करता है, सिचुएशन को कंसीडर करता है और नॉर्म्स को, लेकिन ये कहते हैं कि ह्यूमन सिर्फ अपने इंटरेस्ट को कंसीडर करता है, उसके थ्रू चलता है, बल्कि लॉ जरूरी है ह्यूमन को रोकने के लिए। ठीक है, रेदर देन अ सीरीज ऑफ कैलकुलेटेड एक्शन, की जो ह्यूमन बीइंग है कैलकुलेटेड एक्शन नहीं लेता, सोच समझ के एक्शन नहीं लेता, डिजाइन टू मैक्सिमाइज प्रिसाइड बेनिफिट एनी गिवन एक्टर विद इन एन इंस्टीट्यूशन विल फील constrained and obligated by norms and rules of the institution। आप कह सकते हैं कि जो एक ह्यूमन बीइंग है वो कंस्ट्रेंड अपने आप को ये समझता है कि जो नॉर्म्स हैं वो बल्कि मुझे चीजों को करने से रोक रहे हैं। ठीक है, वो नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता। रैशनल चॉइस थ्योरी इंस्टीट्यूशनलिज्म ड्रॉज हेविली फ्रॉम रैशनल चॉइस थ्योरी बट इज नॉट आइडेंटिकल टू इट, मतलब पूरी तरीके से रैशनल चॉइस उस तरीके से नहीं जैसे इकोनॉमिक्स में होती है। ये चीज अभी याद रखना, बाउंडेड रैशनैलिटी का जो कंसेप्ट है। प्रोपोनेंट आर्ग्यू दैट पॉलिटिकल एक्टर्स रैशनल चॉइसेस आर कंस्ट्रेंड, वो पूरी तरीके से रैशनल नहीं होते, उन्हें बहुत सारी चीजें इन्फ्लुएंस करती है, तो ये बाउंडेड रैशनैलिटी है। जैसे हमने पढ़ा था ना माइकल ऑक्सफोर्ड का पॉलिटिकल रैशनैलिटी का कंसेप्ट की ह्यूमन पॉलिटिकली रैशनल नहीं है, उसी तरीके से बाउंडेड रैशनैलिटी है। दीज बाउंड्स, और ये बाउंड्स क्या है जो हमारी रैशनैलिटी को बाउंड करते हैं, आर एक्सेप्टेड एज इंडिविजुअल रियलाइज देयर गोल्स कैन बी बेस्ट अचीव्ड थ्रू इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, और ये बाउंड क्या है जो हमारी रैशनैलिटी को बाउंड करता है या फिर उसे गाइड करता है, जो हमने ऊपर पढ़ा था कि इंस्टीट्यूशन वहां पे जरूरी है, वो गाइडेंस कौन है जी, वो इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करते हैं। इन अदर वर्ड्स इंस्टीट्यूशंस आर सिस्टम, इंस्टीट्यूशन वो सिस्टम है, वो रूल्स हैं एंड इंड्यूसमेंट्स हैं टू बिहेवियर इन विच इंडिविजुअल अटेम्प्ट टू मैक्सिमाइज देयर ओन बेनिफिट। रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म किसे बड़ा मानता है, वो मानता है कि इंस्टीट्यूशन जरूरी है वहां पे हमारी रैशनैलिटी को गाइड करने के लिए, रूल्स जरूरी है हमारी रैशनैलिटी को गाइड करने के लिए, रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म। नॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशनलिज्म हम खुद से ही कंसीडर करते हैं, कुछ नॉर्म्स को फॉलो करते हैं और उसके थ्रू फिर हम चलते हैं सिचुएशन को समझ के लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये हमें मान लो आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छा मान रहे हैं नॉर्मेटिव कि हम नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। रैशनल चॉइस थ्योरिस्ट कहते हैं कि हम नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते, इंस्टीट्यूशन के रूल्स जरूरी है बल्कि हमारी रैशनैलिटी को गाइड करने के लिए। नॉर्मेटिव, रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म। तो नॉर्मेटिव कहते हैं कि हम कुछ नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, हम सिचुएशन को कंसीडर करते हुए देखते समझकर चलते हैं और लॉज को फॉलो करते हैं। रैशनल चॉइस थ्योरिस्ट कहते हैं कि हम नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते,
बल्कि हम सिर्फ अपनी रैशनैलिटी को फॉलो करते हैं और सिर्फ अपने इंटरेस्ट को परस्यू करने की कोशिश करते हैं। इसलिए वहां पे जरूरी है हमारी रैशनैलिटी को गाइड करने के लिए कौन जरूरी है, तो जरूरी है वहां पे इंस्टीट्यूशन और उसके लॉज वहां पे जरूरी है। क्योंकि नहीं तो हम अपनी रैशनैलिटी को फॉलो करते हुए क्या कर सकते हैं, इनस्टेबिलिटी ला सकते हैं गवर्नमेंट में या सोसाइटी में। उसके बाद है हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म। तो दिस वर्जन ऑफ इंस्टीट्यूशनलिज्म स्टेट्स दैट हिस्ट्री मैटर्स। ठीक है, ये कहता है कि कोई भी अगर आपने स्टडी करनी है, कंपैरेटिव स्टडी करनी है, तो उस इंस्टीट्यूशन के हिस्ट्री मैटर करती है, उसके पास्ट को आपको कंसीडर करना पड़ेगा, उसके पास्ट को आपको कंपेयर करना चाहिए अगर आपको उसके प्रेजेंट इंस्टीट्यूशन के प्रेजेंट को कंपेयर करना है, उसकी स्टडी करनी है। पाथ चूजन और डिजाइंड अर्ली इन द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंस्टीट्यूशन टेंड टू बी फॉलोड थ्रू आउट द इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट। ये कहते हैं कि जिस चीज के लिए एक इंस्टीट्यूशन बना था, हमने यहां पे पार्लियामेंट बनाई थी और हमारा एम था कि भारत में एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, सभी लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, सभी लोगों का वेलफेयर। तो इस चीज के लिए इसे बनाया गया था और इसी के पैटर्न पे, इसी के बिहाफ के ऊपर हमारी पार्लियामेंट में चेंजेस आए हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, तो अगर हम आज के टाइम की पार्लियामेंट को देख रहे हैं, ये है प्रेजेंट पार्लियामेंट, तो अगर हमें इसे देखना है तो हमें ये पैटर्न समझना पड़ेगा कि इसका अल्टीमेट गोल क्या था, एम क्या था और उसे ये कैसे अचीव कर रहा है। तो अगर ये आज इसमें कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं जो हमें लगता है कि पार्टिसिपेटरी नहीं है, ये रिप्रेजेंटेटिव को बढ़ावा नहीं दे रहे, लेकिन ये हमेशा इसी तरीके से आगे बढ़ा है कि रिप्रेजेंटेशन को बढ़ावा देता है, तो ये किस तरीके से जो इसके नॉन रिप्रेजेंटेटिव रिफॉर्म्स हैं, ये किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन को बढ़ावा देंगे आगे जाकर, तो वो चीज हमें फिर समझ में आएगी, क्योंकि इसका एम हमेशा एक ही रहा है। समझते हैं, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन स्टेट का एम क्या है, एक सोशलिस्ट स्टेट बनाना। ठीक है, ये इंडिया का आप कह सकते हैं कि एक एम है। तो इंडिया 1991 तक इसी एम को फॉलो करते हुए आप कह सकते हैं जितने भी डिसीजन थे इंडिया के, चाहे हो वो नॉन अलाइनमेंट का डिसीजन, चाहे सीटीबीटी साइन ना करने का डिसीजन हो, चाहे यूएसएसआर के साथ जुड़ने का डिसीजन हो, चाहे आप कह सकते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान में हमारा दखल अंदाजी हो, चाहे दलाई लामा 1953 में हमारी दखल अंदाजी हो, कुछ भी हो, जो सारे हमारे डिसीजंस हैं छोटे बड़े, 5 साल 5 ईयर्स के प्लान है वो हो, जितने भी छोटे बड़े डिसीजन रहे हैं हमारे, हमेशा किस चीज को 1991 तक फॉलो करने के लिए बने हैं कि हमें एक सोशलिस्ट स्टेट बनना है। तो अगर हमें इंडियन स्टेट की स्टडी करनी है तो हमें पहले यह समझना होगा कि जब इसे बनाया गया था स्टेट को, तो आप कह सकते हैं इसका एक एम क्या था। ठीक है, ओके, इसका एक एम क्या था एग्जिस्टेंस में आने का, और उसी को इसने थ्रू आउट द हिस्ट्री फॉलो किया है। तो हमें उस एम को समझ के ही इसके एक्शंस को, इसके स्टेजेस को दूसरे के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। इंस्टीट्यूशन विल हैव एन इनहेरेंट एजेंडा। हर एक इंस्टीट्यूशन का अपने अंदर ही एक इनहेरेंट, प्राकृतिक रूप से एक एजेंडा होता है जिसे वो फॉलो कर रहा होता है। बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट बोथ इनफॉर्मल एंड फॉर्मल। आप कह सकते हैं कि इनफॉर्मल और फॉर्मल जितने भी उसके एक्शंस होते हैं, सभी में वो एजेंडा ही सामने निकल कर आता है। इन सम इंस्टीट्यूशन, कुछ इंस्टीट्यूशन में दिस में बी अ सेल्फ परिपेटिंग साइकिल। ठीक है, एक्शंस ऑफ वन टाइप बैगेड फर्दर एक्शंस ऑफ दिस टाइप। ये मैंने आपको बता दिया अभी कि हर एक इंस्टीट्यूशन है, उसका कुछ इनहेरेंट एजेंडा होता है, एक एम होता है जिसे फॉलो करते हुए ही वो स्टेप्स लेता है। इसीलिए उसके स्टेप्स को अगर हमें स्टडी करना है, उसके स्टेप्स को स्टडी करके ही हम उस इंस्टीट्यूशन को अच्छे से समझ सकते हैं। पहली बात तो हमें कंपेयर करना है, इंस्टीट्यूशन को। ठीक है, और दूसरी बात, ये एक इंस्टीट्यूशन है, जिसे हम कंपेयर कर रहे हैं, हमने इसे प्रेजेंट टाइम में कंपेयर करना है। तो पहली बात तो इनके दोनों के हमें क्या कंपेयर करने पड़ेंगे, दोनों के एम क्या है और दोनों अपने एम को फॉलो करने के लिए क्या क्या डिसीजंस लेते हैं, किस पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो इन सारी चीजों को हम आप कह सकते हैं कि कंपेयर करेंगे, तभी प्रेजेंट टाइम के जो दोनों इंस्टीट्यूशंस है उसकी अच्छे से हम स्टडी कर पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग हमें मिलेगी। ओके, कुछ ये कहते हैं कि इनएविटेबल चीजें होती है जो उससे अलग नहीं की जा सकती। ओके,
न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म में ही सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म आता है। सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, जैसे मैंने आपको पहले बताया, डेट कंसर्न्स, और ये किसके बारे में बात करता है, द वे इन विच इंस्टीट्यूशंस क्रिएट मीनिंग फॉर इंडिविजुअल्स, प्रोवाइडिंग इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर नॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशनलिज्म विद इन पॉलिटिकल साइंस। अभी ये समझिए, सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म ये बात करता है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, हम पार्लियामेंट से आगे जाएंगे ही नहीं। ये पार्लियामेंट है इंडिया की, ये पार्लियामेंट है यूएस की, ठीक है। इंडिया की पार्लियामेंट का हमारे सोशल सिस्टम के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा है कि नहीं पड़ा है, कितना पड़ा है, कितना नहीं पड़ा है, इसकी यूएस की पार्लियामेंट का वहां के सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के ऊपर कितना इंपैक्ट पड़ा है कि नहीं पड़ा है, इस चीज को कंपेयर करता है ये सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म, ठीक है, कि सोशियोलॉजिकल इसका लोगों के ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। इंपीरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या करता है, व्यवहारिक स्टडी करता है। दिस थ्योरी कंसर्न्स द प्रॉब्लम ऑफ वेदर इंस्टीट्यूशन इन फैक्ट मैटर और नॉट। ये कहता है, इंपीरिकल स्टडी ये करती है कि क्या सच में व्यवहार में इंस्टीट्यूशन मैटर करता भी है कि नहीं करता है, या फिर जो इंसान के पास पावर आ चुकी है वो चाहे डेमोक्रेसी में हो चाहे कहीं हो, उसे कोई दिक्कत नहीं है, उसके पास अगर पावर आ चुकी है तो वो बस अपनी पावर को यूज करेगा अपने इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए। वहां पे डेमोक्रेसी एक इंस्टीट्यूशन है तो उसे वो फॉलो नहीं करेगा, मतलब वो करता है कि नहीं करता है, ये इस चीज की स्टडी करता है। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द क्वेश्चन इंपीरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म डील्स विद प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड वेदर इट इज बेटर सिस्टम और नॉट। ये कैसी स्टडी करता है कि इंडिया में मान लो जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस है वो परफॉर्म करता है पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट मेनली पार्लियामेंट, और आप कह सकते हैं दूसरे किसी देश में ये कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन परफॉर्म करता है, क्या है इसमें कोई डिफरेंस है कि नहीं है, ठीक है। ये सेमी प्रेसिडेंशियल है, ये प्रेसिडेंशियल है, ये पार्लियामेंट्री है, ये आप कह सकते हैं ब्यूरोक्रेटिक ऑथोरिटेरिज्म है, क्या कोई इंपैक्ट है कि नहीं है इसका, इस चीज की ये स्टडी करता है। और एक और चीज देखिए यहां पे, इंडिया में पहले डेमोक्रेसी नहीं थी, ब्रिटिश रूल था, अभी डेमोक्रेसी है, इंडिया एक फ्री स्टेट है। क्या इन दोनों चीजों का लोगों की जिंदगी के ऊपर कोई असर पड़ा है कि नहीं, कि लोग अभी भी गरीब हैं, पहले भी गरीब थे, पहले भी कास्ट सिस्टम था, अभी भी कास्ट सिस्टम है, पहले भी हिंदू मुस्लिम लड़ाई थी, आज भी लड़ाई है, क्या कोई इसका डिफरेंस आया कि नहीं आया है, ऐसी चीजों की ये इंपीरिकल स्टडी करता है। ये देखता है कि इंडिया में है कि नहीं, पाकिस्तान में है कि नहीं, ऐसे हर एक देश की इंपीरिकल, कि वहां पे अनुभव में व्यवहार में चल क्या रहा है, इस चीज की स्टडी करता है। एक्टर सेंटर्ड इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या है, तो ये स्टडी करता है, जिसे कि न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म का ही पार्ट है, ये एम्फेसाइज करता है ऑटोनॉमी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम सोसाइटी इन विच दे एग्जिस्ट। यहां पे आप कह सकते हैं कि एक्टर सेंटर्ड का मतलब ये है कि ये इंडियन पार्लियामेंट है, क्या इंडियन पार्लियामेंट बिना हिंदुत्व को इग्नोर करते हुए वो कोई पॉलिसी बना सकती है, क्या बिना इस्लामिक रूल्स को फॉलो करते हुए कोई पॉलिसी बना सकती है, क्या बिना कास्ट सिस्टम को इग्नोर करके पूरी तरह कोई पॉलिसी बना सकती है, इस चीज की स्टडी की जाती है, ठीक है। फ्रॉम सोसाइटी इन विच दे एग्जिस्ट इट अज्यूम्स अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन बिहेवियर कमिंग फ्रॉम सोशियो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट सराउंडिंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन देन फ्रॉम विद इन इंडिविजुअल और ग्रुप बेस्ड इंटरेक्शंस। तो क्या ये बात कर रहा है, अभी बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सभी का रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन जिस सोसाइटी से आप आए हो उस सोसाइटी में सभी को इक्वल नहीं माना जाता। तो चाहे रामनाथ कोविंद हमारे प्रेसिडेंट है, एक दलित प्रेसिडेंट है, लेकिन आप कह सकते हैं कि इंडिया में ये दिखाने के लिए ये चीज सामने रखी है, लेकिन दलितों के पास असली रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में नहीं है, क्योंकि हमारी सोसाइटी उस चीज को आप कह सकते हैं कि नहीं अलाउ करती है, मतलब ऐसी चीजों को ये स्टडी करते हैं, ठीक है, ओके। चाहे सीट से रिजर्व है, लेकिन आप कह सकते हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन है, ये पॉलिसीज हैं, वो उनके अकॉर्डिंग नहीं बन पाती। आप ऐसी मतलब कोई भी चीज देखिए, ये ऐसा एक एग्जांपल है, ठीक है।
उसके बाद है जी कंस्ट्रक्टिविस्ट इंस्टीट्यूशनलिज्म। सिंस 2000 सिंस 2000 यानी कि 21वीं सदी जब से स्टार्ट हुई है, अ नंबर ऑफ ऑथर्स हैव यूज्ड द टर्म कंस्ट्रक्टिविस्ट इंस्टीट्यूशनलिज्म या फिर डिस्कर्सिव इंस्टीट्यूशनलिज्म, जो कि डिस्क्राइब करता है डायनामिक अप्रोच टू इंस्टीट्यूशनल चेंज देन द ओल्डर थ्री न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, जो पहले की हमने बात किया है ना। कंस्ट्रक्टिविस्ट इंस्टीट्यूशनलिस्ट असर्ट दैट पॉलिटिकल, सोशल और पॉलिसी डिस्कोर्स कैन परफॉर्म कम्युनिकेटिव फंक्शंस। आप कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, यहां पे आप कह सकते हैं, यहां पे समझिए एक चीज कि जो एक्टर हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट इंस्टीट्यूशनलिज्म, कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी कि कुछ कंस्ट्रक्ट करना, जो एक एक्टर है, जो एक इंस्टीट्यूशन को लीड कर रहा है, उसके जो फंक्शंस हैं, उसके जो आइडियाज हैं, वो सोसाइटी में एक नया पर्सपेक्टिव, नई चीज को निर्माण कर सकते हैं, नया एक आइडिया कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, नया एक चेंज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये इस चीज को फॉलो करता है, ठीक है। और उसके आइडियाज क्या क्या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं, उन सारी चीजों को ये कंपेयर करता है, ठीक है। 10 आइडियाज एंड मीनिंग, तभी ये बात की जाती है ना कि आप कह सकते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हें जो भी बोलते हैं वो उस चीज को बाद में आप कह सकते हैं एनालिसिस किया जाता है कि उन्होंने अगर ऐसा कुछ बोला है, क्योंकि सोसाइटी में सभी लोग फिर वो करना शुरू कर देते हैं कि क्या वो सोसाइटी में कोई रैशनल प्रैक्टिसेस को शुरू करवा रहे हैं या कोई इरैशनल चीजों को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। द आइडियाज एंड मीनिंग प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर मल्टीपल एक्टर्स टू अचीव कंसेंसस और नॉर्म्स एंड वैल्यूज एंड दस क्रिएट सोशल चेंज, ठीक है। तो क्या बात हो रही है कि जो आइडियाज हैं वो एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं, जहां पे आप कह सकते हैं जो डिफरेंट एक्टर्स हैं उनके व्यूज सामने आते हैं और जो सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं, ठीक है। दिस इज इंक्रीजिंगली मूविंग बियॉन्ड पॉलिटिकल साइंस इनटू इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी एंड फॉरेन पॉलिटिकल एनालिसिस, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट है। क्योंकि कंस्ट्रक्टिविस्ट पता क्या मानता है, तो हम अगर वहां पे जाएंगे ना आईआर में, तो अभी आप ये यहां पे थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। फेमिनिस्ट इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या मानता है इन द एंड, तो फेमिनिस्ट इंस्टीट्यूशनलिज्म कहता है, जो कि न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है, वो कहता है कि हाउ जेंडर नॉर्म ऑपरेट विद इन इंस्टीट्यूशन एंड हाउ इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन जेंडर पावर डायनामिक्स। समझो इसे। तो फेमिनिस्ट इंस्टीट्यूशनलिज्म इस चीज की स्टडी करता है कि एक इंस्टीट्यूशन में जो पावर है वो हमेशा किसके पास रहती है। वो कहते हैं कि एक ही जेंडर के पास रहती है। ये जेंडर मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है कि इंस्टीट्यूशन में पावर है जो एक ही जेंडर के पास हमेशा रहती है, ठीक है, और वो किस तरीके से इसे अपने जेंडर के, आप कह सकते हैं कि अपने जेंडर की पावर को बनाए रखने के लिए किस तरीके से यूज करता है, उस चीज की ये स्टडी करता है। ओके ओके, तो कुछ स्कॉलर्स के नाम है जो आपने लिखने हैं, ठीक है, पोज करके लिख लेना अच्छे से। तो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म इज ऑल्सो ऑफन कॉन्ट्रास्ट विद ओल्ड और क्लासिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म, ठीक है, द लेटर ऑफ विच वाज फर्स्ट आर्टिकुलेटेड इन द राइटिंग्स ऑफ जॉन ड्यूई, ठीक है, थॉर्स्टेन वेबलन, जॉन कॉस्मोस एंड अदर्स, इनके नाम लिख लेना आप, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, ठीक है, and which has been further explored by the various philosophers and scholars such as Donald Davidson, रिचर्ड रोटी, अमृता सेन, ठीक है। ये नाम आप लोगों ने लिख लेने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये स्कॉलर्स के नाम लिख लेना। ओके, तो कुछ और स्कॉलर्स हैं जिनके नाम आपको लिखने हैं अभी। द न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म अप्रोच किसके साथ शुरू होती है, सैमुअल पी हंटिंगटन के आइडियाज के साथ। ओके, पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज, ये इनकी बुक है। बैरिंगटन मूरेज की बुक है, ठीक है, सोशल ओरिजिन ऑफ डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी। ओके, उसके बाद थेडा स्कोपल का है स्टेट्स एंड सोशल रेवोल्यूशन, अ कंपैरेटिव
एनालिसिस ऑफ फ्रांस, रशिया एंड चाइना, ये इनकी बुक्स है और इनके आइडियाज है। न्यू इंस्टीट्यूशनल आप क्या सकते, ये स्कॉलर्स है, इनके नाम भी आपको लिखने हैं। जेम्स जी मार्च और जोहान पी ओस्लम को फाउंडर माना जाता है न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। हॉल एंड टेलर 1996 में बताते हैं कि 3 तरीके के इंस्टीट्यूशनलिज्म होते हैं, ये बात भी आपने लिखनी है। ये है रैशनल चॉइस, सोशियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल। तीनों का मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है ना। तो इस स्लाइड से क्या क्या लिखना है, ये न्यू इंस्टीट्यूशनल स्कॉलर्स की बुक्स 1 नंबर, फाउंडर्स 2 नंबर, हॉल एंड टेलर का ये 3 तरीके का इंस्टीट्यूशनलिज्म, ये 3 चीजें आप लोग इस जो स्लाइड है इससे लिखोगे। न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म की कुछ आप कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो हम देखेंगे। तो पहला है 80s में बैकग्राउंड, ठीक है, किसके आप कह सकते हैं बिहेवियरलिज्म के, ये भी इन्फ्लुएंस में आता है। 60s और 70s में जो फोकस था वो शिफ्ट हो गया फ्रॉम इंस्टीट्यूशन टू पॉलिटिकल प्रोसेस, है ना। 60s और 70s में क्या होता है, बिहेवियरल रेवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, पहले पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की स्टडी होती थी, अभी पॉलिटिकल प्रोसेस की स्टडी शुरू हो जाती है। फंक्शन शुड बी स्टडी, फंक्शंस को स्टडी किया जाने लगता है रेदर देन उसके इंस्टीट्यूशन को। उसके बाद क्या होता है कि न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म आता है सामने, जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में, मैंने आपको बुक बताई थी कि 1977 में कौन सी बुक आती है, 67 में कौन सी बुक आती है, आपने याद रखना है। इज अ स्कूल ऑफ थॉट फोकस्ड ऑन द डेवलपिंग सोशियोलॉजिकल व्यू ऑफ इंस्टीट्यूशनल, जो मैंने आपको बताया। ओके